Hello friends, a very good welcome to all of you in our studies channel, the Science, Physics and GS classes. I am Harshal Dubey, the younger brother of Abhishek Dubey, who is going to teach you the biology portion of class 9. We had uploaded a lecture earlier in which we are going to talking about the fifth chapter of class 9 NCERT, under which we have covered the cytoplasm, plasma membrane, cell wall and nucleus, which is the half portion of the chapter. And today's lecture we are going to complete this lecture by covering the more to most cell wall, cell organelles and cell division portion. Okay, then let's come on and complete this chapter. Today we are going to start with the organs. Then what are organs? A structure in the body which have definite shape मतलब कि उनके पास एक फिक्स शेप है and performing a specific function are called as organs. तो हमारी बॉडीज में ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास एक डिफरेंट शेप हो. डिफरेंट शेप मीन्स टू से दैट उसके पास एक जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है कि उसका शेप यही होगा, उसका शेप बिल्कुल फिक्स है, स्पेसिफिक है. एंड परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन मतलब उसके काम भी फिक्स है कि वो यही काम ही करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें स्टमक के पास स्टमक का शेप जो है वो बिल्कुल फिक्स है कि स्टमक का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं स्टमक. तो स्टमक का शेप तो बिल्कुल फिक्स ही है कि स्टमक जो है वो इसी शेप का होगा. इसके साथ साथ इसका फंक्शन भी फिक्स ही है कि ये एसोफेगस से फूड लेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा और आगे के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करेगा. और एग्जांपल ले लें कि लंग्स का काम क्या है. लंग्स का काम जो है वो स्पेसिफिक है कि वो हमारी नोज से वो एयर को इनहेल करेगा, इनहेल करके उसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगा. तो जो पार्ट ऑफ बॉडी जो उसके पास डिफरेंट शेप और जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है उन्हें हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं. अब ऑर्गन्स के बाद हमारे पास आते हैं ऑर्गेनेलीज. तो हम लोग आप जानते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं. ऑर्गेनेलीज नाम से ही लग रहा है कि ऑर्गन का ही कोई ना कोई पार्ट होगा जिसको हम लोग ऑर्गेनेलीज करें, या फिर ऑर्गन्स का ही कोई वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन होगा जिसे हम ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं. तो अ लिटिल ऑर्गन which have a protective barrier. A little organ which have a protective barrier. प्रोटेक्टिव बैरियर क्या होता है? प्रोटेक्टिव बैरियर वही होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, विच इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Little organs which have a protective barrier, plasma membrane is called cell organelle. तो ऑर्गन्स जो हो गए, जो बड़े पार्ट हो गए बॉडी के जिनके पास एक फिक्स शेप और स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, वो हो गए ऑर्गन्स. और उन्हीं के स्मॉल पार्ट जैसे जो लिटिल ऑर्गन्स जो हो गए जिनके पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर हो गया, वो हो गए ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल क्या देखेंगे, हमको इन्हीं को पढ़ना है पूरे चैप्टर में. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ER which is called as endoplasmic reticulum, एटसेट्रा. अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सेल ऑर्गेनिज कौन सी हैं या फिर कौन सी होती हैं.
अब हम लोग आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का क्लासिफिकेशन किस पे हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेशन। मेम्ब्रेन बाउंडेशन के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो सेल वॉल आर क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। सेल ऑर्गेनेली आर क्लासिफाइड इन 3 फॉर्म लाइक फर्स्ट and second and there is a third. Then first is membraneless मतलब जिसके पास कोई मेम्ब्रेन हो ही ना। एक हो गया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके पास आउटर कवरिंग में एक सिंगल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। एंड थर्ड हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके पास कवरिंग में डबल मेम्ब्रेन हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास तीन सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एक तो हो गया न्यूक्लियस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि न्यूक्लियस आर डबली मेम्ब्रेन बाउंडेड। एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और अगर मेम्ब्रेन लेस की बात करें तो हमारे पास हो गया न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोसोम जो हो गए ये मेम्ब्रेनलेस हो गए, इनके पास मेम्ब्रेन की कोई बाउंडिंग होती ही नहीं है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एक्सेप्ट दीज, इन तीनों को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में मिल रहे हैं वो सारी सिंगल मेम्ब्रेन ही बाउंड होगी। तो एक्सेप्ट दीज all are single membrane bound. For example, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes, lysosomes, ओके ठीक है, लाइसोसोम्स एटसेक्ट्रा। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन हो गया हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि होते तो बहुत सारे सब हम अभी तो पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो हम देखते हैं हमारे क्लास 9 की बुक में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे पास क्लास 9 की बुक में जो हमें पढ़ने हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बहुत अच्छी बात है, हमें इतना ही पढ़ना है। तो आज हम लोग इन 1 2 3 4 5 6 सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है। उनके फंक्शंस को, उनकी डेफिनेशन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फर्स्ट जो है हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बायोलॉजी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो मैं कुछ कह रहा था, उसके बीच में मार्कर गिर गया। तो इंडो बायोलॉजी में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम लोग अगर उसके बायोलॉजी के वर्ड्स के टर्म पे ही अगर हम लोग उसके मीनिंग एक सिंगल मीनिंग करके निकालें तो मोर टू मोर हमें सारी डेफिनेशन मिल ही जाती है उसमें। ये बहुत अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात ये होती है क्योंकि वैसे भी बायोलॉजिक टर्म्स में इतने गंभीर टर्म होते हैं, वो डेफिनेशन ज़्यादा टफ वो खुद ही होते हैं। तो लेकिन हमें डेफिनेशन मिल जाती है उनके टर्म में। तो अगर इसमें देखें तो एंडो, प्लाज्मिक एंड रेटिकुलम 3 पार्ट्स हैं। तो एंडो मीन्स हो गया इनसाइड, इनसाइड। प्लाज्मा हो गया प्लाज्मा, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रेटिकुलम मीन्स हो गया नेट, नेट और नेटवर्क, नेटवर्क लिख लेंगे हम। तो इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे पूरी कंप्लीट डेफिनेशन। अब सब तो मिल नहीं जाएगा, नाम कुछ ना कुछ तो पुट करना ही पड़ेगा। तो इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन a closed network of a closed network, a closed network of tubules, vesicles, vesicles and cisternae. Inside plasma membrane, a closed network of tubule, vesicle and cisternae is called as endoplasmic reticulum. तो inside plasma membrane a closed मतलब बंधे हुए नेटवर्क मतलब वो जाल या नेट मतलब कनेक्टेड हो दो सब चीज़। तो कनेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल एंड सिस्टर्न इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक, आर मतलब हो गया रेटिकुलम। तो हम लोग बताते हैं कि ट्यूब्यूल, वेसिकल्स और सिस्टर्न होती क्या है। तो मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ कि ये क्या है। देखो, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे होता है, लाइक दैट ए ऐसे। तो इसमें जो ये दिस पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिस्टर्ने। दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड tubules and this part of the structure are called vesicles. This is lumen. Lumen means the vacant place, the खाली place जो होता है उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड सिस्टर्न में हमारे पास जो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ना एक और चीज़ होती है, यहाँ पे ऐसे होते हैं पिंपल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। अब इसका आगे हम इसके क्लासिफिकेशन में इसी के बेसिस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि पिंपल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राइबोसोम्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इतना एरिया जो हो गया विच इज सिस्टर्नी पार्ट इज हैविंग राइबोसोम्स एंड ट्यूब्यूल एंड वेसिकल पार्ट इज राइबोसोम्स फ्री। तो ये जो ट्यूब्यूल है वेसिकल्स फॉर्म का जो राइबोसोम्स फ्री है, इन्हीं को हम लोग कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज SR। इस S नॉट SR, इट्स SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये राइबोसोम्स कंटेनिंग पार्ट है, द रफ पार्ट इज कॉल्ड एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों हो गया? क्योंकि देखो इसमें पिंपल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है अगर
किसी की चीक पे अगर पिंपल्स आ जाए तो उसकी सरफेस जो होती है वो रफ हो जाती है। और उसी बिसाइड्स में अगर हम देखें कि एकदम स्मूथ की जिस पे कुछ कोई ना कोई पिंपल ना कोई दाग ना कुछ हो तो उसको हम लोग स्मूथ स्किन होती है। तो उसी बेसिस पे देखें तो इसके पास राइबोसोम्स नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास राइबोसोम्स है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही क्लासिफिकेशन हम लोग लिख के भी कर लेते हैं। देखो आर endoplasmic reticulum ER is classified into two forms: smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic रेटिकुलम। तो यहाँ मैं कुछ बहुत अलग नहीं बताऊंगा, वही चीज़ें लिखूंगा जो मैंने पिछले स्ट्रक्चर्स में बताया। तो पार्ट ऑफ रेटिकुलम, द पार्ट ऑफ रेटिकुलम which is राइबोसोम्स फ्री। राइबोसोम्स क्या है? वही पिंपल लाइक स्ट्रक्चर। राइबोसोम फ्री इज कॉल्ड एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द पार्ट ऑफ रेटिकुलम, द पार्ट ऑफ रेटिकुलम which contains ribosomes are called as RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक की वो पार्ट जहाँ पर राइबोसोम्स हैं उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। वो पार्ट जहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दे रहे हैं। अब हम लोग आ रहे हैं फंक्शन के, ER के फंक्शन पे, जो अब इसी बेसिस पे करेंगे कि SER के फंक्शन अलग है, RER के फंक्शन अलग है। तो सबके फंक्शन सेपरेटली देखेंगे कि अलग अलग करके दोनों फंक्शन क्या है। जो SER का फंक्शन है, जो RER का फंक्शन है, उसी को दोनों मिला के वो ER का फंक्शन है। इट वॉज वेरी क्लियर। तो पहले देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन देखेंगे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो फर्स्ट पहला फंक्शन इसका हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स और लिपिड। मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंड फंक्शन इसका हो गया डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ poisons or not all and drugs। थर्ड फंक्शन इसका हो गया मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तीन फंक्शन इसके मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट और लिपिड्स। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग मतलब हो गया, हिंदी मीनिंग इसके देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हो गया बनाना केला वाला बनाना नहीं, बनाना बस सिंथेसिस करना, प्रिपेयर करना, यही हो गया इसकी हिंदी मीनिंग। अब हिंदी मीनिंग मैं बता ही नहीं पाऊँगा आपको। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट और लिपिड मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग फैट्स और लिपिड्स को बनाना, छोड़ो उसको। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैट और लिपिड्स को बनाना, बस इतना ही जानो। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन क्या हो गया? डी मीन्स टू से, डी मतलब हो गया रिमूवल,
रिमूवल, टॉक्सिक मतलब हो गया जहर। तो जहर को हटाना, जहर को निकालना या फिर जहर को यूटिलाइज करना या फिर जहर को ख़त्म ही कर देना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजन, पॉइजन मतलब होता ही जहर है, और ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करना, जहर से अनइफेक्टिव कर देना ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ये कैसे होता है देखो, जैसे अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें तो ये कैसे होता है। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो, जैसे आप लोग एक ड्रिंकिंग पीपल को देखो, जैसे हम लोग जब ड्रिंक करते हैं, हम लोग ड्रिंक नहीं करते, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको आप अगर स्टार्टिंग टाइम में देखो, स्टार्टिंग के 1 और 2 वीक या फिर 1 मंथ में देखो, तो दे आर गोइंग टू बिकम फैटी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल इज़ अ पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करने के लिए हमारी बॉडी जो है SER की कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ा लेती है। तो SER की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है उस अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करने के लिए। और इन द पैरेलल टू दैट, क्योंकि SER के 2 फंक्शन, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड लिपिड्स और एक फंक्शन उसका है डिटॉक्सीफाई करना पॉइजन्स को। तो पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करने के साथ साथ वो फैट्स और लिपिड भी हमारी बॉडी में बढ़ा देती है। इसीलिए जो ड्रिंकिंग पीपल है, जो अल्कोहल, जो शराब स्टार्टिंग में पीते हैं, वो मोटे होने लगते हैं, क्योंकि पॉइजन्स को डिटॉक्सीफाई करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके पहले ही एक और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, जो हो गया फैट और लिपिड्स का। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर स्टार्टिंग ऑफ 1 और 2 मंथ। आफ्टर दैट बॉडी इज गोइंग टू बी इनकेपेबल ऑफ डीलिंग द सच increased number of endoplasmic reticulum, so it's going to be like collapsing ending। और थर्ड पार्ट हो गया मेम्ब्रेन सिंथेसिस। मेम्ब्रेन सिंथेसिस का पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इससे रिलेटेड है, क्योंकि फैट्स और लिपिड जो है वो SER बना रहा है। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेम्ब्रेन आर कंटेनिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो उसी हिसाब से फिर मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी इसी कैटेगरी में आ गया कि मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी यही करवाता है, क्योंकि लिपिड यही बनवाता है और मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बनी होती है। अब आना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक फंक्शन पे, इसका स्मूथिंग रेज करेंगे। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है, विशेष फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला फंक्शन इसका हो गया कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और दूसरा फंक्शन हो गया सिंथेसिस ऑफ SER। दो फंक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को बनाने का काम हमारा जो है वो RE रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, और दूसरा सिंथेसिस ऑफ SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का खुद ही जो प्रिपरेशन होती है, जो बनाना, जो सिंथेसिस हो रहती है उसकी, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। दो काम हो गया, एक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एक सिंथेसिस ऑफ SER। तो अब हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द सेकेंड टॉपिक विच इज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी। दोनों ही कह देते हैं उसको, बॉडी भी कह देते हैं, एपरेटस भी कह देते हैं, इसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लाइक गोल्गी एपरेटस। अब यहाँ पे एक समस्या हो गई कि इसके साइंटिस्ट विच वॉज वेरी सेल्फिश वी गिवन द नेम ऑफ द टर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन नेम। So now we are not get anything from his name because its name was only given on the basis of scientist name. It was discovered by Camillo Golgi. That's why his name was Golgi apparatus. Golgi apparatus का नाम इसलिए है क्योंकि ये इसको डिस्कवर किया है कैमिलो गोल्गी ने, और इन्होंने अपने ही नाम पे उसका नाम रख दिया। अब आते हैं डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन इसकी मोर टू मोर उसी के हिसाब से ही है कि क्लोज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स एंड
सिस्टर्नी is called Golgi apparatus. बट यहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं दैट सिस्टर्नीज आर प्लेस्ड पैरेलल टू वन अनदर. सिस्टर्नीज आर प्लेस्ड parallel to one another. और सेकंड भी कंडीशन आ जाती है कि दे आर कोसेंट्रिक. तो फिर इसका डेफिनेशन जो वो सेम उसी की तरह है. क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वैसे ही क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल एंड सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्गी अपरेटस. बट इसमें जो है वो सिस्टर्नीज जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन में अरेंज होती हैं और दे आर कोसेंट्रिक. अब देखते हैं कैसे अरेंजमेंट हुआ इसको. देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे है. देखो ये हो गए ट्यूब्यूल्स, दैट्स वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स. ये हो गए ट्यूब्यूल्स. ये हो गए वेसिकल्स, और ये हो गए हमारे सिस्टर. ट्यूब्यूल वेसिकल और सिस्टर्स. इस को सिस्टर्नीज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल, लाइक एक सिस्टर्नी, दो सिस्टर्नी, तीन सिस्टर्नी, चार सिस्टर्नी, जो भी ऐसे पैरेलल. और कोसेंट्रिक मीन्स हो गया अगर इसको हम सर्कल में करके राउंड करें तो ये एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा, एक सर्कल ये बनेगा. तो दे आर हैव द सेम सेंटर. यही सेंटर होगा और इसी सेंटर के बेस पे ये भी आएगा, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है. दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड एज कोसेंट्रिक एंड पैरेलल. तो द cisterns of Golgi body are concentric and parallel to one another. After that, we are going to, and one condition is not that Golgi body is located or apparatus located close to the न्यूक्लियस. अब तो फिर क्या क्या हो गया. क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल वेसिकल एंड सिस्टर्नी in which the cisterns are placed to parallel to one another and concentric to each other, and the third part is going to be the Golgi body located close to the nucleus. 3 पार्ट हो गए इसके. अब आना है इसके फंक्शन पे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी की क्या है फंक्शन. तो गोल्गी बॉडी फंक्शन एक पैराग्राफ में ही कंप्लीट कर दूंगा. देखो गोल्गी बॉडी फंक्शन. द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी इज द function of Golgi body is modification storage and packaging of प्रोडक्ट्स. तो फंक्शन क्या हो गोल्गी बॉडी फंक्शन हो गया मॉडिफिकेशन. इट्स नॉट फिकेटिंग, इट्स फिकेशन.
मॉडिफिकेशन स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोडक्ट्स है जो प्रोटीन जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बना के ट्रांसफ़र करेगी गोल्गी बॉडी को, और गोल्गी बॉडी के अंदर उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसका स्टोरेज होगा, उसको स्टोर करके उसके मॉडिफाई करके और उसे पैकेज करेगी, और पैकेज करने के बाद एंड dispatched it to various sites inside or outside the cells। तो उसको पहले स्टोर करेगी, उसे मॉडिफाई करेगी, उसे पैकेज करेगी, और पैकेज करने के बाद पैक करने के बाद उसको डिफरेंट साइट्स पे जहाँ पे उसकी नीड्स होगी उसको ट्रांसफ़र करेगी। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो गोल्गी बॉडी के ही हो गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हुआ? सिंथेसिस करना। वो फैट को सिंथेसिस कर रहा था, वो प्रोटीन को सिंथेसिस कर रहा था, और इसका फंक्शन क्या हो गया? उसी जो सिंथेसिस वहाँ से हुआ उसको यहाँ पे ला के ऐसा होता है। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये हो गया गोल्गी बॉडी। तो यहाँ से सिंथेसिस होगा किसी प्रोडक्ट का, यहाँ पे और यहाँ पे एक होता है क्लोज्ड इन बाय क्लोजिंग इन वेसिकल्स, बाय क्लोजिंग इन वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या? वेसिकल्स आर अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ऐसे फॉर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टू द गोल्गी बॉडी। यहाँ पे इसमें एक वेसिकल लाइक ऐसा राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया है, या राउंड लाइक मॉडिफाई किया, इस पर मॉडिफाई किया, इसको पैकेज किया, मॉडिफाई किया, वेसिकल्स में पैकेज किया, और देन इट ट्रांसफर टू ऑल ओवर द साइड्स वेयर इट इज नीडेड। तो ये हो गया हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का फंक्शन। ये दैट वाज आवर सेकंड टॉपिक एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड। The third topic of our chapter or today's lecture is the lysosomes. Third topic, which is lysosomes. So the first point for that is they are single membrane bound organelle. Single membrane bound organelle. Second point is that they contains digestive enzymes which helps in intracellular digestion. And third is that they also functions as disposal system of the cell। 3 पॉइंट्स हो गए। एक तो द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो हमने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन में ही कर लिया था कि लाइसोसोम्स कम्स अंडर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनेल्स। तो इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सेकंड हो गया दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब क्या हो गया? इंट्रा मीन्स हो गया इनसाइड, सेलुलर मतलब हो गया सेल, इनसाइड सेल के अंदर जो डाइजेशन में होती है उसमें इनके एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। इनसाइड सेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इनके पास
कि एंजाइम्स हेल्प करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वही होते हैं जो किसी की डाइजेशन में या किसी फंक्शन में जो काम करते हैं। तो दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कैरी करते हैं विच हेल्प्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन इनसाइड सेल्स जो डाइजेशन हो रहा है उसमें जो हेल्प कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के। They also function as disposal system of the cell. Disposal system means like waste disposal, कि अगर हमारे सेल में कोई वेस्ट है तो उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं, उसको ये कैरी कर लेते हैं और उसे लाइक डस्टबिन ऑफ द सेल, डस्टबिन ऑफ द सेल्स लाइसोसोम्स को हम कह सकते हैं। दे हैव अ डिस्पोजल सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिस्पोजल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इनके पास होती है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइसोसोम्स की जो अक्सर एग्जामों में भी आती है, जो हमें जानना भी चाहिए, जो एक डिफरेंट फैक्ट भी है इन टॉपिक के अलावा, दैट दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। हैशटैग पॉइंट, हैशटैग फैक्ट, द लाइसोसोम्स आर ऑल्सो called as suicide bag. Suicide bag. It was a very important fact. This was very important line. This was a very important concept. जो भी कह लो उसके बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा कि सुसाइडल बैग्स किसको कह रहे हैं, तो लाइसोसोम्स हो जाएगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। व्हाई lysosomes are called as suicidal bags। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग आखिर कहते क्यों हैं? तो कहते इसलिए क्योंकि अंदर, इसका आंसर यही हो जाएगा कि अंडर एडवर्स कंडीशन में जैसे कि खराब कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन सही ना हो। एडवर्स कंडीशन व्हेन सेल डैमेज्ड। अंडर एडवर्स कंडीशन, खराब कंडीशन में जब हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, देन लाइसोसोम्स बस्ट मतलब लाइसोसोम्स फट जाते हैं एंड with the help of their enzymes, of their enzymes they digest their own सेल। एडवर्स कंडीशन मतलब जब खराब कंडीशन में हमारी सेल डैमेज हो जाती है, तो अब मैंने बताया ना पीछे कि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इंटरसेलुलर डाइजेशन करवाते हैं। तो जब एडवर्स कंडीशन में जो, क्योंकि कैरी तो ये उसके अपने अंदर ही करेंगे, तो एडवर्स कंडीशन में जब हमारी सेल डैमेज हो जा रही है तो सेल्स के अंदर लाइसोसोम बस्ट हो जा रहे हैं। लाइसोसोम बस्ट होने के बाद जो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो पूरी बस्ट हो जाना है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है पूरी सेल में फैल जाते हैं। तो उस पूरी सेल में फैलने की वजह से जो सेल है वो खुद ही डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट मतलब होगी कि ख़राब हो जा रही है, सो ख़त्म हो जा रही है। तो वहाँ पे तो इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद की सेल को ही ख़त्म कर दे रही है, अपनी आत्म इच्छा से ही अपने सेल को ये ख़त्म कर दे रही है। तो एन एडवर्स कंडीशन व्हेन सेल डैमेज्ड, the lysosomes burst and with the help of their enzymes they digest their own cells। इसके बाद इसी बात हम लोग आ रहे हैं, that's why lysosomes are called as suicidal bags। That's why lysosomes are called as suicidal bag।
क्योंकि ये अपने अपने एंजाइम्स की हेल्प से खुद की सेल को नष्ट कर ले रही है, खुद की सेलों को डाइजेस्ट कर ले रही है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, फोर्थ सेल ऑर्गेनिज्म पे, विच इज़ गोइंग टू बी माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें उसके बारे में है। फोर्थ पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो यहाँ पे पहला पार्ट हो गया दैट दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। अब यहाँ पे देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन इसमें होती क्या है, देखो इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दैट। यहाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसे लगा, इसकी जो इनसाइड मेम्ब्रेन होती है इट इज लुक लाइक राउंड एंड उसमें दो मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दैट इज इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप ऐसा हो गया, इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक अंदर है जो राउंड है और एक बाहर है जो डेंस है और आउटर है जो डेंस। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट it is also called as powerhouse of the cells, powerhouse of the cell। अब पावर हाउस क्यों कहते हैं, वहाँ पे सुसाइडल बैग कह रहे थे, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, यहाँ पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस क्यों कहते हैं। पावर हाउस क्या होता है, हमारे यहाँ पावर हाउस क्या है, पावर हाउस वही है जहाँ से हम लोग के घर में बिजली आती है, लाइट आती है। और लाइट क्या है, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो इनडायरेक्टली जहाँ से हमारे घरों में, हमारे शहर में जहाँ से बिजली आ रही है, जहाँ से एनर्जी आ रही है, उसी को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। तो एज सेम इन द सेल, जहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल वेयर इट इज़ नीडेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया वही पार्ट हो गया हमारी बॉडी में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उसकी नीड होती है। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारे सेल्स को, हमारे घर में तो ATP, हमारे घर में तो आ रही है एनर्जी, लाइट एनर्जी आ रही है, लेकिन लाइट एनर्जी यहाँ तो जाएगी नहीं ना, क्योंकि लाइट एनर्जी हमारी बॉडी में काम तो करेगी नहीं, वो तो सिर्फ लाइट जलाने की काम आती है हमारे घर पे, सेल में उसका कोई काम आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे कि इसकी एनर्जी या फिर जो ये ट्रांसपोर्ट कर रही है, जिसकी हेल्प से हमारे सेल में फंक्शन हो रहा है, या फिर जो एनर्जी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रही है, जो एनर्जी हमारे सेल के पावर हाउस से निकल रही है, वो होती क्या है। तो जो एनर्जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे सेल को, दैट इज ATP का फुल फॉर्म देखा जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, ट्राई क्या होता है, ये आप लोग आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो इट इज़ द एनर्जी करेंसी, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ATP क्या है, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। जैसे हमारे घरों में पावर हाउस से लाइट एनर्जी है, जैसे बहुत सारी एनर्जी, नॉट ओनली लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हैं जिससे हमारे काम चल रहे हैं, हमारी डेली लाइफ चल रही है। वैसे ही हमारी बॉडी की जो नीड्स एनर्जी है दैट इज ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी जो हमारी बॉडी में काम करती है और इसी के अनुसार सारे काम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी यही एनर्जी हमारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद एक हैशटैग फैक्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया contains its own genetic material which is DNA।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल एक सेल का ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और जिसकी वजह से डीएनए होने की वजह से इनके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाती है कि ये एक लिटिल अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद ही कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल हो गया, और जिसकी वजह से दे प्रिपेयर a little protein for itself। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज गोइंग टू बी फिफ्थ, एंड दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड तो प्लास्टिड के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगी दैट इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। इनके एनिमल से कोई वास्ता ही नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। एक हो गया कि इट इज ओनली फाउंड इन द प्लांट, सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, एनिमल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। और सेकंड, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग इसके भी पास होती है। तो अब इसके आने क्लासिफिकेशन में दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिड्स आर टू टाइप्स, वन इज दैट एंड वन इज this. One is chromoplast, and second one is leucoplast. Chloroplast, the colorful part of the plastid. Colorful plastid is called chromoplast, and colorless plastid or colorless plastid or white plastid are called leucoplast। तो जो कलरफुल प्लास्टिड है उनको क्रोमोप्लास्ट कह रहे हैं, और जो कलरलेस प्लास्टिड है इनको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कह रहे हैं। अब आ रहे इंडिविजुअल करके दोनों तो कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये है क्या। तो क्रोमोप्लास्ट डाल के क्रोमोप्लास्ट, इट इज कलरफुल प्लास्टिड एंड सेकेंड it contains क्लोरोफिल। सभी लोग लगभग जानते ही होंगे क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल which is called as chloroplast, and it helps in photosynthesis। तो क्रोमोप्लास्ट हो गए जो कलरफुल प्लास्टिड मतलब क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा भी क्लोरोफिल का लाइक येलो कलर और ऑरेंज कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ कलरफुल प्लास्टिड हो गया, एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उसको, जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसी को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। और क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन, इट इज़ नॉट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्लांट
is done with the help of photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से हमारे प्लांट में जो है वो फूड का सिंथेसिस हो रहा है। तो उसमें जो पार्ट्स प्लांट का हेल्प कर रहा है विच इज क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट विच इज द कलरफुल प्लास्टिड। Colorful plastid contains chromoplast is a colorful plastid which contains chlorophyll which helps in the photosynthesis. And second is that is leucoplast. Second is leucoplast. So it is the colorless or white plastid पहला हो गया कि ये कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता, और ये वाइट या फिर वाइट कलरलेस ही हो गया। इट स्टोर्स ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स इन प्लांट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये पहले बात तो एक कलरलेस प्लास्टिड है और इनका फंक्शन क्या हो गया कि ये दे स्टोर्स ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स इन प्लांट। ये ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को प्लांट्स में स्टोर करते हैं। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट भी कंप्लीट हो गया, इसके इतना ही फंक्शन है। और एक वही हैशटैग फैक्ट ऑफ प्लास्टिड इज दैट इट आल्सो कंटेन्स एज इन माइटोकॉन्ड्रिया इट हैज़ आल्सो या फिर आल्सो ना ही लिखो, इट हैज़ its own genetic material which is DNA. Genetic material, it is complete about plastid, that plastid has its own genetic material. Plastid has its own genetic material which is DNA. तो दो पार्ट्स हो, दो it was very important question that plastid and that which part of which cell organism have its own DNA genetic material. The answer of this question is mitochondria and plastid and mitochondria has its own genetic material and they are both are double membrane bound. इसी के साथ 5 सेल ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल डिवीजन एंड विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड आवर लेक्चर 2, सेल डिवीजन। Cell division, the process of forming new cells, नई सेल्स को बनाने की प्रोसेस को न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू सेल इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। नई सेल्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो विधि होती है, उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, वन इज meiosis and second is mitosis. It is of 2 types, means to say it is not of 2 types, it is done in the 2 types, meiosis and mitosis। दो प्रोसेस के थ्रू सेल हमारी बॉडी में डिवाइड करते हैं। हम लोग इसको इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मेयोसिस है क्या। वैसे तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, एक बहुत बड़ी बात यही होगी शायद टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, बट फिर भी देखेंगे और क्या क्या होता है माइटोसिस और मेयोसिस में, फिर डिफरेंसेस क्या है। तो माइटोसिस इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न in which cell divides for growth।
for growth and repairment। तो एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जहाँ पे सेल्स की जो डिविडेशन होती है या फिर सेल की जो फॉर्मेशन होती है या फिर जो न्यू सेल्स बनाई जाती हैं वो ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए बनाई जाती हैं। मतलब ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए जो सेल्स बनती हैं वो मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू बनती हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट इन मेयोसिस मदर सेल एंड डॉटर सेल have same number of chromosomes। तो इन meiosis mother cells and daughter cell have same number of chromosome। क्योंकि ऐसा क्यों कहा जाता है कि मदर सेल एंड डॉटर सेल, मदर सेल डॉटर सेल क्या हो, डॉटर सेल क्या हुई? मदर सेल वो सेल हो गई जिस सेल से नई सेल बनी। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सेल्स आर कम फ्रॉम दियर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर ऑलवेज कम फ्रॉम दियर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहीं आके टपक नहीं जाती, सेल्स जो हो पुरानी सेल से ही बनती हैं। पुरानी सेल जिस सेल से सेल बन रही है दैट इज कॉल्ड एज मदर सेल, और जो नई सेल बन रही है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड डॉटर सेल। तो मदर सेल वो सेल हो गई जो सेल बना रही है नई सेल को, और डॉटर सेल वो हो गई जो सेल बन रही है। तो मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू अगर सेल का डिवीजन मेयोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो नई सेल बनी उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मदर सेल के क्रोमोसोम्स के सेम ही होंगे। लाइक 23 क्रोमोसोम्स अगर मदर सेल्स में है तो डॉटर सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब क्रोमोसोम क्या है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूक्लियस में भी ये भी बताया था कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं। तो मदर सेल्स में, तो इन मेयोसिस में मदर सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब जो पहले सेल थी और जो नई सेल बनी दोनों में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम होता है। अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड पे विच इज मेयोसिस। It is a type of cell division in which cell divides for the formation of gametes। पिछले मेयोसिस में क्या हो रहा था, मेयोसिस में सेल का डिवीजन हो रहा है ग्रोथ और रिपेयरमेंट करने के लिए। यहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में, जिससे इट इज गोइंग टू बी इन फर्दर गोइंग टू बी रिप्रोडक्शन। तो फिर इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल डिवाइड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन और पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। in meiosis number of chromosome, meiosis spelling was, so in meiosis number of chromosomes in mother and daughter cell is different। मेयोसिस में क्या था, मेयोसिस में जो था कि मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन मेयोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेयोसिस में जो मदर सेल है और जो डॉटर सेल है दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर वैरी करते हैं, और क्रोमोसोम का नंबर वैरी भी ऐसे करते हैं कि मदर सेल से डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में जो 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट इज this process
of cell division helps in giving rise to of स्प्रिंग। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये प्रोसेस जो है वो हेल्प करती है ऑफ स्प्रिंग को राइज करने में। ऑफ स्प्रिंग मीन्स टू से नेक्स्ट जनरेशन, लाइक एक पेरेंट्स को उसके बच्चों को क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र करने में ये मियोसिस प्रोसेस ही हेल्प करती है। लाइक गैमेट फॉर्मेशन जो फंक्शन हमने पिछले में देखा, और यहाँ पे ये टू मोर यही कहा जाएगा, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। माइटोसिस जो थी, माइटोसिस हेल्प कर रही थी ग्रोथ और रिपेयरमेंट में, और मियोसिस हेल्प कर रही है रिप्रोडक्शन में। माइटोसिस ऐसा था, इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर्स of mother and daughters are same, but in meiosis the chromosome number of mother and daughter cells are vary, and they are not same, even they are half. If mother have 46 chromosome, then a daughter cell have 23 chromosome. इसी के साथ हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू गिव दैट इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डन अ मिस्टेक, a very huge mistake. I don't know it was mistake or my misknowledge. I have taught you that in plant cell, mistake of last lecture, which you all have to correct. That I have told you that that plasma membrane is the outermost covering of the cell, which is true only for the animal cell. But in the plant cell, the cell wall is the outermost covering of the cell. So plasma membrane is the outer covering layer of the cell only in the animals, but in plant, the outermost covering of cell is cell wall. In plant, the plasma membrane lies inside the cell wall. सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट इन एनिमल्स में जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। तो एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, एंड इन एनिमल प्लांट्स में cell wall is the outermost covering layer of the cell. Now after that our today's lecture will be completed. Do watch lecture and complete your study and complete your notes, and we meet in the next chapter in the next lecture in the next chapter. Okay, bye, thank you.